प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है इसके अंदर आज हम प्रश्न नंबर जो 3 है उसके जो शेष प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हमने पार्ट 8 के अंदर सरल किए हैं। आज हमारा जो पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 के अंदर हम बात करेंगे आज इन तीनों प्रश्नों की, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हमारे इस लिंक के लिंक को सभी जगह शेयर कर दें जिससे कि बच्चों को इसका लाभ हो और वो बिल्कुल घर बैठे गणित की तैयारी कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे समझो, इसको सवाल ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा कि क्या चाह रहा है सवाल आपसे। सवाल में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया। जैसे हम बात करते हैं कि हमने जयपुर से एक हमने जो लोड वाली जो जहाँ पर सामान रखे जाते हैं और सामान का ट्रेवल्स किया जाता है, जैसे हमने एक गाड़ी किराए पे ली और उस गाड़ी वाले ने कहा भैया हम आपसे जयपुर से और 15 किलोमीटर तक तो हम 500 रुपये लेते हैं। अब आप समझ गए कि भाई 15 किलोमीटर नहीं, हमको तो 100 किलोमीटर जाना है। तो उस भैया ने कहा आपसे कि मैं 15 किलोमीटर तक तो 500 रुपये लेता हूँ और 15 किलोमीटर के आगे जो आप चलोगे तो मैं 30 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लूँगा। अब आप समझ गए कि 15 किलोमीटर का तो कितना हो गया, 500 रुपये, और 15 किलोमीटर के बाद में आपको चलना कितना किलोमीटर, जैसे मान लो कि आप 100 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 किलोमीटर का तो फिक्स किराया हो गया 500 रुपये, और कितना बच रहा है फिर आप कहोगे सर 85 किलोमीटर बच रहा है। अब 85 किलोमीटर का वो कोई सा भी किराया तय कर सकता है, 20 रुपये किलोमीटर, 50 रुपये किलोमीटर, 12 रुपये किलोमीटर, 10 रुपये किलोमीटर, वो उस टैक्सी वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम समझ गए यहाँ पर जो फिक्स जो आपका भाड़ा था वो भी है, और उसके बाद में जितने किलोमीटर आप चल रहे हो उन भाड़ों को भी इसमें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, जो कि प्रश्न में यहाँ पर बताया गया है कि वापस मैं पढ़ रहा हूँ इसको। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। अब 10 किलोमीटर है, हमको पता नहीं फिक्स कितना है, फिक्स किराया कितना, लेकिन हमको ये पता लग गया कि हमने दूरी पहली बार कितनी तय की, 10 किलोमीटर दूरी तय की, उसके लिए हमने 105 रुपये उसको दिए। अब इस 105 रुपये के अंदर आपके 10 किलोमीटर का खर्च भी है और वो फिक्स का भी है। जैसे हम देखते हैं ना, हम बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं, आपको जब चलना 1 किलोमीटर ही है, अब 5 किलोमीटर का किराया जैसे 20 रुपये है, चाहे आप 1 किलोमीटर सफ़र करो चाहे 5 किलोमीटर सफ़र करो, तो वो 5 किलोमीटर तक का किराया एक ही है, तो आपको 1 किलोमीटर के लिए भी 5 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर के लिए भाड़ा 105 रुपये दिया तथा 15 किलोमीटर के लिए उसने भाड़ा 155 रुपये दिया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, देखिए यहाँ पर वापस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने कोई भी रेलवे स्टेशन पे हम टेम्पू को हमने किराए पे किया, टेम्पू वाले ने कहा कि भाई मैं ये टेम्पू चलाता हूँ ना 5 किलोमीटर तक का, तो मैं इतना किराया लूँगा 50 रुपये, और 5 किलोमीटर के आगे जितने भी किलोमीटर बनेंगे वो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मैं आपसे लूँगा। तो आप समझ गए कि सर क्या कहना चाह रहा है। वो टेम्पू वाले ने क्या किया, उसका टेम्पू यहाँ से यहाँ तक ये तो फिक्स किराया, ठीक है, यहाँ तक तो फिक्स किराया लेता। जैसे उसने कह दिया भैया मैं 50 रुपये लूँगा, इतना तो आपको जाना ही यहाँ पर है और ये आपका 10 किलोमीटर है। उसने कहा कि मैं 1 किलोमीटर का पता नहीं कितना लेता हूँ, उसने मान लो कि वो 10 रुपये लेता है, तो ये 10 रुपये हो गया, तो 10 को 10 से गुणा किया, कितना हो गया 100 रुपये, तो ये और 50 रुपये ये, टोटल मिलाकर कितना रुपये दिया आपने, 150 रुपये। यही कहानी इस प्रश्न के अंदर है। प्रश्न के अंदर का है कि फिक्स का भी दे रहा है वो और फिर 10 किलोमीटर का भी देगा। इसी तरह दूसरा जो समीकरण बनाएंगे वहाँ पर फिक्स का भी देना और 15 किलोमीटर का भी हमको क्या करना है, उसका खर्च वहाँ पर देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फिक्स को भी मान लेते हैं कि आपने जो फिक्स भाड़ा दिया है, जो टैक्सी को निश्चित जो आपकी जो किराया है वो जो दिया है, वो टैक्सी के भाड़े के रूप में जो निश्चित किराया दिया उसको हम x मान लेंगे,
और 1 किलोमीटर यात्रा का किराया उसके बाद में कितना मान लेंगे, वाई रुपये मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, मान लीजिए टैक्सी का निश्चित किराया, माना टैक्सी का निश्चित किराया कितना मान लिया हमने, ये 100 रुपये मान लिया। आजकल ये ऐसा लिखते हैं ना चिन्ह, ये रुपये का चिन्ह है और ये मिस्टर डी उदय कुमार ने दिया है कुछ समय पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको, पहले पीछे लिखते थे हम रुपये, और पुस्तकों में कईयों में पीछे लिखे हुए हैं, मैंने पीछे लिखा है, ये पुस्तक में लिखा हुआ था इसलिए। तो आप इसको आगे लगाने का प्रयास करें क्योंकि आगे लगता है ये रुपया। तो माना कि टैक्सी का निश्चित किराया कितना रुपया ले लिया आपने, 100 रुपये, और निश्चित किराए के बाद में जो 1 किलोमीटर यात्रा का किराया कितना वाई मान लेते हैं। तो टैक्सी के 1 किलोमीटर का किराया कितना मान लिया हमने मान लिया वाई रुपये। ठीक, अब तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है, प्रश्न वाला ये कह रहा है कि आप 10 किलोमीटर चले हो, कितना किलोमीटर चले हो, आप 10 किलोमीटर चले हो, और 10 किलोमीटर चलने पर कितना दिए, 105 रुपये। तो आपने फिक्स किराया तो दिया ही दिया है, और 10 किलोमीटर और चल गए तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है, वाई रुपये। तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10 वाई, और टोटल रुपये कितने दिए आपने, 105 रुपये, ये 105 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरे समीकरण में 15 किलोमीटर के लिए कितना दिया, 155। तो एक यानी फिक्स किराया तो आपने दिया ही दिया, और 15 किलोमीटर चल गए तो 15 वाई हो गया, और कितना रुपये आ गया आपके पास, 155 रुपये। वापस समझ लें, यही महत्वपूर्ण है यहाँ पर फिक्स और उसका। आप जैसे बड़ी सिटियों में जाते हो, वो जैसे ही वो मीटर घुमाता है टैक्सी वाला कह देता है भैया यहाँ से और यहाँ तक, यानी मैं जयपुर रेलवे स्टेशन से और आपके पास सुभाष चौक तक जाने में मैं आपसे 100 रुपये लेता हूँ, आप चाहे बीच में उतर जाओ चाहे सुभाष चौक पे उतर जाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो फिर जो फिक्स किराया है वो तो रेलवे स्टेशन से सुभाष चौक का हो गया 100 रुपये। तो फिक्स किराए को तो क्या मान लिया हमने, x। इसके बाद में सुभाष चौक से हम चले कितने आगे, 10 किलोमीटर आगे। कितना किलोमीटर चले हम, 10 किलोमीटर चले, और 10 किलोमीटर चल के हम आमेर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए, आमेर। तो आप कहोगे सर ये फिक्स किराया तो दिया ही हमने x, और यहाँ 10 किलोमीटर चले हैं, 1 किलोमीटर का खर्च कितना है, वाई रुपये हमने मान रखा है। तो कितना हो गया, फिक्स तो हो गया x, और 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10 वाई। पैसे कितने दिए हमने, 105 रुपये। ठीक, अब क्या हुआ है, हम दूसरे टैक्सी वाले के पास पहुँचे, उसने कहा भैया इस जगह का तो मैं फिक्स लूँगा ही लूँगा, ये वही 100 रुपये किराया। इसके बाद में आगे जाओगे तो मैं आपसे वाई रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लूँगा। ये टोटल खर्च कितना दिया हमने, 155 रुपये। तो वो x प्लस कितना किलोमीटर चले हम, 15, तो 15 वाई बराबर 155। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर समीकरण बनाना है। तो आपने समीकरण बना लिए। अब समीकरण बनाते आपको अगर परीक्षा में कहे कि इसको हल कीजिए, वो ये नहीं कहे, या तो के रखा है विधि कौन सी है आपके पास, प्रतिस्थापन विधि है, तो यहाँ तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हो, बट आपको वहाँ पर प्रतिस्थापन विधि नहीं कहे तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप चाहो तो इसको आलेखी विधि से कर सकते हो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो हल, आप चाहो तो विलोपन विधि से हल कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रजगुणन विधि, यानी आपको जो विधि आपके सिलेबस में है उन विधियों से आप इस प्रश्न को आसानी से सरल कर लोगे। और हम यहाँ पर कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन वाली विधि की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर चाहो तो समीकरण 1 ले लो, 2 ले लो, कोई सा भी ले लो, आपको छूट है। जैसे मैंने समीकरण ले लिया, पहला ले लिया, तो ये x प्लस 10y बराबर 105। 10y को इधर भेज दो तो x बराबर 105 माइनस के 10y, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त किया। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो ये लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख रहे हैं डियर स्टूडेंट, 2 में रख रहे हैं, 2 में रख दो। ये 2 वाला रहा समीकरण, x प्लस 15y बराबर 155। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 105 माइनस के 10y प्लस 15y
बराबर 155। अब 105 को इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो देखो 15y में से 10y गया तो कितना बचा 5y। इधर 155, ये प्लस का 105 है तो इधर जाके प्लस का 105 है तो इधर पक्षांतरण करके जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर आपके पास कितना बचा, आप कहोगे सर 50 बचा, तो y बराबर 50/5, तो y बराबर कितना आ गया 10। y का अर्थ हो गया कि आप जो प्रत्येक किलोमीटर यानी टैक्सी का जो 1 किलोमीटर का किराया कितना है, आप कहोगे सर 10 रुपये है। आप देखिए आगे, अब आगे वो कह रहा है y का मान उठा के समीकरण कोई से में भी रख दो, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 1 में रख दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लो मैंने 1 में रखता हूँ, 1 को उतारेंगे हम पहले, तो x + 10y बराबर 105। आपने किसका मान निकाल रखा y का, तो x + 10 × 10 बराबर 105। तो x + 10 को 10 से गुणा किया कितना हुआ 100, ये 105, ये 100 को इधर पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर 105 - 100, तो x बराबर कितना आ गया 5। आपके पास आ गई दोनों वैल्यू आपने निकाल ली। यहाँ पर क्या क्या मान रखा था आपने, ये आपने निश्चित किराया तो कितना आ गया 5 रुपये। तो भैया वो लेगा ही लेगा टैक्सी वाला, चाहे आप बैठ के उतर जाओ, उससे मतलब नहीं। जैसे टैक्सी चली तो 5 रुपये तो उसका बन गया। चाहे आपने तो एक कदम चलने के बाद में आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना आपकी गाड़ी में, मैं तो दूसरे में जाऊंगा, तो वो कहेगा भैया 5 रुपये तो मुझे दे दो आप। और प्रत्येक किलोमीटर आगे वो फिक्स दूरी के बाद में जो प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया पर किलोमीटर का है वो कितना रुपए आपने निकाला 10 रुपये। अब देखो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि वो 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा उसको देना पड़ा या कितना किराया उसने चुकाया। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का खर्च। 25 किलोमीटर है, लो आपके पास है, फिक्स तो देगा ही देगा। 25 किलोमीटर है, वाई इसका खर्च निकालना है, एक्स का मान 5 + 25 × वाई का मान कितना है 10, ये 10, तो 5 + 25 को 10 से गुणा किया 250, 250 को 5 से गुणा किया 255। ये 255 रुपये उसने 25 किलोमीटर दूरी जो तय करेगा उसका जो यात्रा का जो खर्च है वो कितना आएगा 255 रुपये। तो यानी कि आपने जो प्रश्न सरल किया है, प्रश्न के अंदर आपको थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल जैसे हम कहीं जाते हैं बड़ी सिटियों में जाते हैं, वहाँ पर वो टैक्सी वाला कहता है, तो इसी बात आपको सोचनी पड़ेगी, आपको व्यवहारिकता में उतरना पड़ेगा, तब जाके आपका ये लीनियर इक्वेशन आराम से आप बना सकते हो। ये प्रश्न नंबर 4 था जिसको हमने अभी अभी सरल किया है। आप इस प्रश्न को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार जितनी बार आप सरल करोगे तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इतना सा सोचना है कि सर ने फिक्स के लिए x माना है और फिर अतिरिक्त किलोमीटर चले उसके लिए उसने y रुपये प्रति किलोमीटर का माना है। अब 15 किलोमीटर तो 15y, फिक्स तो x आएगा ही आएगा। 50 किलोमीटर चल गए तो 50y, फिक्स x तो आएगा ही आएगा जोड़ में, तो x + 50y। 100 किलोमीटर चले तो x + 100y। जितनी राशि चुकाई है वो बराबर में लिख दो। बोलो कितना इजी सवाल है, बट आपको समझ आना चाहिए कि सर ने किस तरीके से इसको बताने का प्रयास किया। अगर आप एक लाइन टू लाइन आप समझते जाओगे ना तो आपको गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ यही होगी ये इसी जगह, बाकी आप कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करोगे। केवल आपको ये सोचना है कि निश्चित किराया मान लो और निश्चित किराए के बाद में जो प्रत्येक किलोमीटर जो चल रहा है उसका किराया मान लो। उसने 10 किलोमीटर के लिए कहा है तो 10y से गुणा कर दो, x + 10y बराबर कितना रुपए दिया था 100 रुपये, 105 रुपये दिया था। अब उसने क्या किया, वो 15 किलोमीटर चल गया, तो x + 15y और राशि कितनी दी 155 रुपये, तो उसने 155 रुपये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जमा कर वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं 2 दिन से। हम जो पूर्व के जो भाग 7 और भाग 8 के अंदर जो हमने पढ़े हैं वही बात तो यहाँ पर शुरू है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। बहुत ईजी प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी सत्र 2012 से लेकर 17 तक ये पुस्तक चली है और वहाँ पर ये लाडले प्रश्न है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वही पैटर्न रहने वाला है जो 12 से 17 के बीच में था। पुस्तक वही पुरानी वाली आई है हमारे लिए, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक ही चलती है NCERT वाली।
तो ये प्रश्न लाडला प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। इन प्रश्नों में से सवाल आते हैं, निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर भिन्न वाला प्रश्न है, और भिन्न हम सब समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर, तो भिन्न तो माननी पड़ेगी सबसे पहले। माना है कि किसी भिन्न का अंश x है और उस भिन्न का हर क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखेंगे, ये है आपका 5वें नंबर का हल। और इसमें क्या कहा गया है, भिन्न की बात की गई है। किसकी बात की गई है, भिन्न की। भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है। तो सबसे पहले अंश और हर मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं, x, तथा हर y है, तो भिन्न क्या होगी, x/y होगी। ठीक है, आपने ये मान लिया। अब आपने भिन्न मान ली कि x/y, आपने यहाँ पर भिन्न प्राप्त कर ली। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, और तो ये भिन्न किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में बदल जाती है, 9/11 के रूप में। तो प्रश्नानुसार, क्योंकि हमने प्रश्न में पढ़ के ही तो किया है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न वाले ने कहा कि भैया ये आपकी भिन्न है, इस भिन्न में अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तब ये भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11। ये भिन्न बन जाती है 9/11। इसको सरल करो, ब्रज गुणन कर लेते हैं। ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। लो 11 को गुणा करते हैं x + 2 से बराबर 9, वही y + 2 से। ब्रज गुणन में ये y + 2 किससे गुणा हो जाएगा, 9 से, और 11 किससे गुणा हो जाएगा, x + 2 से। खोलते हैं इसको, 11x, 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूना 22 प्लस का, 9 को y से गुणा किया, 9y, 9 दूना 18 प्लस के। इनको भी इधर ले आओ, तो ये आ गया 11x माइनस का 9y प्लस का 22। इसको, ये 22 को इधर ले चलते हैं वापस बाईं ओर, ये आ गया 18 माइनस के 22। ठीक है, ये आ गया 11x माइनस का 9y, घटाओ तो कितना रह गया है, माइनस का 4। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 प्राप्त करते ही अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 2 हमको यहाँ पर प्राप्त करना है। समीकरण 2 प्राप्त कर लो। समीकरण 2 के लिए क्या कहा उसने, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। लो, ये तो था आपका केस फर्स्ट, यानी पहली कंडीशन थी। ठीक, अब कंडीशन आ गई सेकंड वाली। सेकंड वाली कंडीशन में क्या कहा उसने, सेकंड वाली कंडीशन में कहा कि 3 जोड़ना है, किस किस में, अंश और हर में, दोनों में ही। तो ये x + 3 बटा y + 3, और तब संख्या कितनी बन जाती है, 5/6। ये 5/6 बना दी हमने, वो ब्रज गुणा किया। ये आगे 6 को किससे गुणा करेंगे, x + 3 से, और 5 को किससे गुणा करेंगे, y + 3 से। ये 5 को गुणा करेंगे, खोलो इसको, 6 को 1 से गुणा किया, 6x + 36 18 बराबर y को 5 से गुणा किया, 5y, और 5 × 3 = 15। ठीक, अब इन सब, इस y को इधर ले आओ, तो 6x और 18 को इधर ले चलो, ये 5y, और ये आ गया 15 माइनस के 18, कितना बचा, y बचा। और ये कितना बच गया आपके पास, ओ सॉरी, y कहाँ से बचेगा, ये अलग अलग है, दोनों y नहीं है। ये आ गया 6x माइनस 5y, कितना, 15 16 17 18 माइनस का 3। ये समीकरण नंबर 2। आपने दोनों समीकरण यहाँ पर प्राप्त कर लिए। दोनों समीकरण प्राप्त करने पर अब आपको इसके मान निकालने हैं। आपने जो पहला समीकरण प्राप्त किया, पहले समीकरण के अंदर आ गया था आपके पास 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, और दूसरे समीकरण में आ गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये दूसरा समीकरण था आपके पास। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से, विधि आपके पास है प्रतिस्थापन विधि, चाहो तो इसको प्रतिस्थापन कर लेते हैं दूसरे वाले को। तो इसको क्या करते हैं, 5y को उधर ले चलो, तो आ गया 6x बराबर माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3, और 6 कहाँ चले गया, बटे में, 5y बटा वो -3/6।
ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान उठा के किस में रखना है, समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर लो 1 को उतारो, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये उतारना है, x की जगह रखना है। तो 11x की जगह क्या रखना है, 5y माइनस का 3 बटा 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। खोलो इसको, 11 को 5 से गुणा किया, 11 5 55y माइनस 11 3 33 बटा 6 माइनस का 9y बटा 1 लिख सकता हूँ, माइनस 4 बटा 1 लिख सकता हूँ। इन दोनों में लघुत्तम लिया, कितना आया, 6 आया। एक बार गया, ये आ गया 55y माइनस का 33 एज इट इज़, माइनस 1 का भाग 6 में दिया, 6 बार गया, 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 6 की 54y बराबर माइनस का 4 बटा 1। ये 6 चलेगा ब्रज गुणन होके, तो आ गया 55y माइनस 54y और ये माइनस का 4 इंटू 6, 6 चलेगा ब्रज गुणा में। ये माइनस का 33 जब उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 33। ठीक, ये आ गया, देखो कितना y बचा, और यहाँ पर 6 चौका 24 माइनस का 24 प्लस 33। अब 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया आपके पास। ये 9, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9। आपने जो y का जो मान निकाला है वो y का मान आपके पास 9 निकला है। अब आपको किसका मान निकालना है, x का। x का मान निकालने के लिए आप समीकरण 3 में रख लो, इजी है। y का मान 9 रखना है, तो यहाँ पर देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप ऐसा नहीं है कि मैंने 3 में रखा तो आप भी 3 में रखे, आप स्वतंत्र 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो। मैंने तो 3 में रख रहा हूँ। x बराबर 5 इंटू 9 माइनस का 3 बटा 6, 9 पंजू का 45 माइनस 3 बटा 6, ये आ गया 42 बटा 6, 6 6 के 36, 6 7 42, 7 बार गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आपने अंश और हर दोनों प्राप्त कर लिए। अंश x माना था आपने, देखो यहाँ पर माना कि भिन्न का अंश कितना है, x, तो x कितना आ गया, 7। हर आपने माना था 9, तो आपने हर 9 माना था, तो भिन्न, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न होगी, क्या मान रखा था आपने, x बटा y। x का मान कितना है आपके पास, 7, और y का मान कितना है आपके पास, 9। तो आपके पास जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, 7 बटा 9। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आपसे भिन्न पूछी है उसने, और भिन्न कितनी आ गई, 7 बटा 9। ऐसा नहीं है कि आप कोई रट्टा मारे, मैंने ये दूसरे समीकरण से तीसरा बनाया, आप चाहो तो पहले से बना सकते हो तीसरा, आपको छूट है। रट्टा नहीं मारना हमको, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो हम, हो सकता है कि हम कहीं कहीं कन्फ्यूज हो जाए हम प्रश्नों में, क्योंकि रटंत विद्या नहीं चलती मैथमेटिक्स में। आपको समझना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट, तब जाके आप सवालों को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से आप सवाल को हल कर पाओगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सरल करना है। देखो बहुत ईजी है। भिन्न में यहाँ तो अंश और हर में बराबरी जुड़वाया और बराबरी घटवाया है। आपसे कहा है यहाँ पर 2 जोड़ दो अंश और हर में, यहाँ कहा अंश और हर में कितने जुड़वा रहा, 3। कई प्रश्नों के अंदर वो अंश में 2 जुड़वाएगा, हर में 5 जुड़ाएगा, तो अंश में 2 ही जोड़ना है, हर में 5 जोड़ना है। घटवाए तो घटाना भी वही है जो प्रश्न में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि अंश में 2 जोड़ेंगे तो हर में भी 2 जोड़ेंगे, उसने प्रश्न में कहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जोड़ा है, क्योंकि अंश और हर के लिए जोड़ने के लिए बात कह रहा है। वो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। वो ऐसे भी कह सकता है किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 घटाने पर संख्या ये हो जाती है। तो जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा आपको सोचते हुए प्रश्न को हल करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका जो लास्ट है 6ठा वाला, उस पर। प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। क्या कहा इसमें, यानी जो पॉइंट वाली बात है वो दे रखी 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब जैसे आज मैं 30 साल का हूँ तो 5 साल बाद में कितने साल का हो जाऊँगा, 35 का हो जाऊँगा। अब मैं कहूँ पहले का, जैसे आज मैं 30 साल का हूँ तो 10 साल पहले की बात करूँ तो कितने का हो जाऊँगा, 20 का। यानी जब भी हम बाद की बात करेंगे तो हमको जोड़ना है, और पहले की बात करेंगे तो हमको क्या करना है, घटाना है।
रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, बाद की और पहले की बात करें तो यहाँ पर दो बंदे हैं, एक तो पिता है और एक उसका पुत्र है। पिता कौन है? जेकब। तो माना ये हल, और हल में कौन सा नंबर है? ये छठा नंबर, ठीक है। माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, व जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, हमने जेकब की वर्तमान आयु कितनी वर्ष मान ली? 1 वर्ष मान ली, और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? y वर्ष। ठीक, अब उसने कितने साल बाद की बात कही है? तो प्रश्नानुसार प्रश्न वाला क्या कह रहा है, आप सुनो, प्रश्न की भाषा समझते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 साल जोड़ दो, x + 5 ये वर्ष हो गई, x + 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वही y + 5 वर्ष। क्योंकि ऐसा थोड़ी पिता बढ़ेगा और बेटा उसी जगह बैठा रहेगा, नहीं, पिता की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। तो अब इसने कहा कि कितने गुनी हो जाती है? 3 गुनी। तो देखो बड़ा कौन है? पिता। छोटा कौन है? पुत्र। ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर आ गया x + 5, ये तो पिता हो गए, और ये कौन है? पुत्र। अब दोनों को समीकरण बराबर करना है। क्या बराबर है? क्या नहीं है, क्योंकि पिता की आयु ज़्यादा और पुत्र की कम है। लेकिन अंतर कितने गुनी का है? 3 गुने का। तो आप बेटे की तरफ किससे गुणा कर दो? 3 से। अब तो बराबर हो गया भाई। जैसे अगर पिता 45 साल का और बेटा 15 साल का है, तो दोनों को बराबर करने के लिए ये 15 साल को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सवाल में दे रखा 3 गुना। तो यह 3 से गुणा किया। अब इसको सरल कर लो, ये आ गया x + 5 बराबर 3y + 5 = 15। ठीक, इस 3y को उधर ले आओ, तो x - 3y, ये 15, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, तो x - 3y बराबर कितना आ गया? 10। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या करते हैं, आगे कहानी समझो। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की, ये तो 5 साल बाद की बात कर रहा था। अब 5 वर्ष पूर्व लो, तो ये लो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी दे रखी है? 5 वर्ष पहले। ये वर्तमान थी, इसमें से घटा देंगे 5, तो 5 वर्ष पहले की आ जाएगी। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वही y - 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी का मामला था। कितने साल पहले? 5 वर्ष में। तो आपका प्रश्नानुसार वही x + 7, ये तो x - 7, ये तो हो गया x - 5, सॉरी x - 5, ये तो पुत्र, वो सॉरी पिता जेकब, और ये y - 5 ये उसका पुत्र। कितनी गुनी हो जाएगी? 7। तो बेटे की तरफ 7 से क्या कर दो? गुणा। अब ये बराबर बन गया। तो ये आ गया x - 5 बराबर 7 को y से गुणा किया तो आया 7y। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35। y इधर ले आओ, x - 7y, ये प्लस के 5 इधर जाएंगे, ये माइनस के 5 इधर जाएंगे, तो माइनस का 35 + 5, तो x - 7y बराबर कितना आ गया? -30। ये आ गया समीकरण नंबर 2। आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपने यहाँ पर निकाल लिया। और समीकरण 1 में कहा है कि x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10, और दूसरे समीकरण में x - 7y बराबर कितना? -30। अब आप ये मान निकाल चुके। अब आपको विधि आ गई, प्रतिस्थापन विधि। आप इसी को कर दो प्रतिस्थापित। ये 7y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 7y - 30। ठीक, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान उठा के किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर रख देते हैं हम समीकरण
3 से किसका मान है ये, x का। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को उतार दो, ये रहा x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। 7y में से 3y गया तो कितना y बचा, 4y। ये 10 है, ये 30 इधर गया तो प्लस का कितना हो गया, 30। ठीक, तो यहाँ हो गया आपके पास। आपने क्या किया, 7y में से कितना घटाया आपने, 3y, तो कितना आ गया, 4y। ये माइनस का 30 जब उधर जाएगा पक्षांतरण होके तो प्लस का हो गया, तो ये आ गया 4y बराबर कितना, 40। तो y बराबर 40/4, तो y बराबर कितना आ गया, 10। 10 क्या है, ये वर्ष। यानी बेटे का पता लग गया आपको कि जो जेकब का पुत्र था उसकी वर्तमान आयु कितनी थी, 10 साल। ये 10 साल आपने उस बेटे की निकाल ली। अब किसकी चाहिए, अब आपको चाहिए x का मान चाहिए, उसके पूछा किसकी, उनकी वर्तमान आयु दोनों की पूछी है, तो बेटे की तो निकाल ली। अब पुत्र की, उसकी पिता की निकालनी है, तो इस y का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, आपके मर्जी पड़े जिसमें रख दो। 3 में रख देता हूँ, चलो। y का मान y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई, समीकरण 3 में रखने पर ये 3 को उतारा मैंने, x बराबर 7y माइनस का 30, तो ये आ गया x 7 इंटू 10 माइनस का 30, तो x बराबर कितना हो गया, 70 माइनस 30, तो x बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष। अब आपको पता लग गया जेकब की आयु तो 40 वर्ष है और बेटे की आयु कितनी वर्ष है, 10। ये वर्तमान की बात है। अब यह देखो इसने कितने साल बाद की बात की थी, 5। जांच कर रहा हूं मैं, ये तो है पिता और ये है पुत्र। पिता वर्तमान 40 और वर्तमान बेटा कितना, 10। 5 साल बाद में पिता भी बढ़ेगा और बेटे की आयु भी बढ़ेगी। ये कितना हो गया, 45, और ये कितना हो गया, 15। हो गया 3 गुना। अपन ने 3 से गुणा किया था बेटे की तरफ से, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। दूसरा उसने कहा ये पिता लो और ये पुत्र लो। ठीक, पिता की कितनी है, 40 और पुत्र कितनी है, 10। वर्तमान कितने साल पहले की बात कर रहा है, ये 5 साल पहले की। ये 5 साल पहले, ये 5 इसमें से घटा दो, 5 इसमें से घटा दो, ये कितना हो गया, 35। ये कितना हो गया, 5। अब बताओ 7 गुना है कि नहीं, 7 पंजे 35। हमने 7 से गुणा किया था ना यहाँ पर, ये रहा 7 से गुणा किया था हमने, 7y। तो ये आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। ये इस प्रश्नावली की खूबसूरती है कि आप इसमें आप आंसर की जांच भी आसानी से कर सकते हो। तो इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाएं। इस प्रश्नावली का जो सबसे अच्छा जो वो है कहते हैं ना, सबसे अच्छी जो साइड है वो यही साइड है कि आप उत्तर की जांच कर सकते हो। आपके पास कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आप उस प्रश्न को आसानी से आप जांच कर सकते हो कि जो मैंने आंसर जो लिखा है या जो मैंने आंसर जो निकाला है वो आंसर सही है या नहीं है। तो आपने यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आपको। अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, आप कह देना कि सर जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। आपको लग रहा है सर ये सवाल बड़े, अरे बड़े नहीं हैं, आप ये लाइन टू लाइन समझें। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ प्रश्न गलत होगा ही नहीं आपका। आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आप धीरे धीरे लेकिन लगातार आप लगे रहोगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के सवाल बड़े हैं। तो हम ये नहीं है कि एक अभ्यास को एक दिन में करा दें। एक अभ्यास हो सकता है 4 दिन भी चले जाए तो चले जाए, जब तक हमको समझ नहीं आएगा, जब तक कोई मतलब नहीं उसको हम घेंसते जाएं। नो, चाहे कम पढ़े बट आपको आना चाहिए। पूरा साल आपके पास है, आप घबराएं नहीं। अभी तीसरी पार्ट है, इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 प्रश्नावली है। उसको मैं आसानी से आपको मुश्किल से 15 ही प्रश्नावली है और तीसरी चल रही है, तो मुश्किल से अगले 3 महीने के अंदर हम पूरा करा देंगे इसको। तो आप डेली मेरे साथ आप तैयारी करें, मेहनत करें। जहाँ भी आपको डाउट्स हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट्स के जो प्रश्न हैं उसको आप लिख के भेजें, जिससे कि डाउट्स क्लास होगी तो मैं आपको
उस डाउट्स क्लास में उस प्रश्नों को सरल करा पाऊँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय। थैंक यू।